हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 में बेटा आज से हम लोग एक नया चैप्टर, पिछला चैप्टर में जो पढ़ा था प्रक्षेप, समझ में आया। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है वो आपका सेकंड पेपर, ठीक है। यानी आपकी बुक में दो अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, लगभग आधे से ज़्यादा हो गया, और दूसरे से आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे हम प्रत्यास्थता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम पदार्थ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पदार्थ साधारण अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो ठोस क्यों है, द्रव क्यों है और गैस क्यों है, ये तीनों ही जो अवस्थाएं हैं ये निर्भर करती हैं उस पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल। तो अगर किसी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल की बात करेंगे तो ये वैद्युत आकर्षण बल होता है और इस बल को बोलते हैं अंतरा परमाणुविक बल। और उन परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु। तो अणुओं के मध्य भी एक बल लगता है जो वैद्युत आकर्षण बल होता है और इसका भी काम होता है पदार्थ को जोड़ के रखना, यानी पदार्थ के अणुओं को जोड़ के रखना। तो उस बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ में अणुओं और परमाणुओं के मध्य जो भिन्न भिन्न अलग अलग बल लग रहे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतरा परमाणुविक बल। तो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला वह वैद्युत आकर्षण बल जिसके कारण वह आपस में जुड़े रहते हैं, यानी परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अंतरा परमाणुविक आकर्षण बल। और दूसरा जो होता है अंतरा आणविक, तो ये उसी तरह से बनेगा, यानी किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल जिसके कारण वे अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बनता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। अब बात ये होती है कि ये जो आकर्षण बल है जिन पदार्थों के अणुओं के मध्य में ज्यादा हो गया उन परमाणुओं की या उन अणुओं की आकृति कैसी हो गई? सॉलिड, यानी ठोस, ठीक है। और जिनमें मान लो ठोस से थोड़ा सा कम हुआ तो वो क्या हो? फ्लैक्चुएट होंगे, यानी बहने की प्रवृत्ति रखेंगे, तो वो हो जाएंगे आपके द्रव। और जिनमें ये सबसे कम होता है लेकिन बहुत कम होता है या नगण्य मान लेते हैं, तो वो जो अणु या परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, तो ऐसे पदार्थ बन जाते हैं गैस। तो अगर इन परमाणुविक बल की या अंतरा परमाणुविक बल की बात करते हैं तो इन बलों के अकॉर्डिंग भी हम कहेंगे तो पदार्थों को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पदार्थों की तीन अवस्थाएं हो गई। पहला हो गया ठोस, जिनमें अंतरा परमाणुविक या अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा हुआ। दूसरा हुआ द्रव, जिनमें अंतरा आणविक बल जो है वो ठोसों से कम हुआ और गैसों से ज्यादा हुआ। और तीसरा हो गया गैस, जिसमें अंतरा परमाणुविक बल जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इस प्रकार अगर बात करते हैं तो ठोस जो बनाते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो जाते हैं, ठीक है। परंतु द्रव की जो होती है वो आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में भर दिए जाते हैं ये उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। और गैस की अगर बात करते हैं तो गैस जो होते हैं उनकी ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। जिस बर्तन में भरे जाते हैं ये उसी का आयतन जो होता है वो ग्रहण कर लेते हैं, उसी की आकृति को ये शेयर कर लेते हैं, यानी उसी का आकृति को ये साझा कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद अगली, तो ठोसों में एक और गुण पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। तो अब हम लोग चैप्टर पे आ रहे हैं। प्रत्यास्थता क्या है? देखिए, साधारण सी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार की, ठोसों में भी कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं, ठीक है, प्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं। फिर तीसरी होती है प्लास्टिक वस्तुएं।
ठीक है, यानी ठूसों में जो हम बॉडियां यानी वस्तुओं को पाते हैं वो होती है तीन। नंबर फर्स्ट जो होती है वो होती है प्रत्यास्थ वस्तु, दूसरी जो होती है वो होती है अप्रत्यास्थ वस्तु, और तीसरी जो होती है उन्हें हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक वस्तु। तो वस्तुएं कितनी प्रकार की हो गई? तीन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं। देखो, हम एक साधारण सी बात करते हैं, एक रबड़ की बॉल लेते हैं, रबड़ की बॉल लेते हैं और उस रबड़ की बॉल को इस तरह से रखकर हाथ से हम दबाते हैं, तो उस रबड़ की बॉल पर हम बाहर से जो एक बल लगा रहे हैं, जिस बल के कारण उसकी जो आकृति थी वो आकृति बदल रही है। अगर आकृति बदलने के लिए हम उस पर जो बल लगा रहे हैं उस बल का नाम हो गया विरूपक बल। क्या नाम हो गया? विरूपक। ठीक है, अब उस बल के कारण उसकी आकृति बदल गई। ठीक, जैसे ही अब अगर यदि हम वो बल उसके ऊपर से हटा देते हैं तो वो बॉल जो है वो वापस अपने पुराने शेप में आ जाती है, पुराने आकार में आ जाती है। ऐसे गुण, यानी अगर हम किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाते हैं तो वो सबसे पहले उस बल को सहन करती है, और जैसे ही हम वो बल हटाते हैं तो वो उसका विरोध करके पुनः अपने पुराने आकार में वापस आ जाती है। तो ऐसे जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी वस्तुओं को कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु। रबड़ हम लोगों ने देखी है, उसमें इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सभी जो धातुएं हैं ये सब आ जाती है हमारी प्रत्यास्थ वस्तु। लेकिन अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? अप्रत्यास्थ वस्तुएं वो होती हैं जिन पर जब ये हम विरूपक बल लगाते हैं तो वो इस विरूपक बल को सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है। जैसे यदि कांच, ठीक है, कांच की एक कोई स्लाइड है, उस पर आप थोड़ा सा भी बल लगा देंगे तो वो क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, और भी कांच की तरह और भी अन्य कुछ पदार्थ होते हैं जिन पर आप जैसे ही बल लगाओगे तो उस बल को सहन नहीं कर पाएंगे और टूट जाएंगी, यानी विरूपक बल को सहन नहीं कर पाएंगी और टूट जाएंगी। तो ऐसी वस्तुएं आपकी हो जाएंगी अप्रत्यास्थ वस्तुएं। तीसरी आती है प्लास्टिक वस्तु। कीचड़, गूथा हुआ आटा, क्ले, मोम, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? ये वस्तुएं वैसी हैं कि अगर इन पे हमने बल लगाया तो इन्होंने उस बल को क्या किया? अपने अंदर लिया, एब्जॉर्व किया, और एब्जॉर्व करने के बाद अपनी आकृति को बदला। लेकिन जब हम लोग वो बल हटाते हैं तो ये वापस अपनी पुरानी आकृति में नहीं आ पाती है, और अगर ये वापस अपनी पुरानी आकृति में नहीं आ पाती है तो ऐसी जितनी वस्तुएं हो जाती हैं उन सभी वस्तुओं को हम कहते हैं प्लास्टिक वस्तु। क्या कहते हैं? प्लास्टिक वस्तु। यानी प्लास्टिक वस्तु हमने क्यों बोला? क्योंकि ये जो है वो लगाए गए विरूपक बल को एक्सेप्ट तो कर लेती हैं, उसे एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, लेकिन उसका विरोध करके अपनी पुरानी अवस्था में लौटकर नहीं आती हैं। तो ऐसी जितनी वस्तुएं हो गई वो सारी हो गई आपकी प्लास्टिक वस्तु। बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रत्यास्थता के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें किस प्रकार की वस्तुओं के बारे में बात करनी है? केवल प्रत्यास्थ वस्तुओं की बात करनी है। किसकी बात करनी है? प्रत्यास्थ वस्तुओं की बात करनी है। तो अब हम बात करते हैं फिर से प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या होगी। प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या होगी? थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वह अपने ऊपर लगाए गए विरूपक बल का विरोध करती है। यानी प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वह अपने ऊपर लगाए गए विरूपक बल का विरोध करती है। अर्थात वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल जैसे ही हटाया जाता है तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है, तब वस्तु के इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। बात समझ में आ गई?
कि नहीं आई। अच्छा, प्रत्यास्थता की बात कर रहे थे, विरूपक गुण की बात कर रहे थे, उससे पहले एक बार और पढ़ते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। जैसे हमने अभी बात की इलास्टिक की, यानी बाल में इलास्टिक बांधी जाती है, उस इलास्टिक की बात करते हैं। कहता है उस इलास्टिक का उपयोग हम क्या करते हैं, बाल को बांधने में, डब्बे को बाइंड करने में, या भी हम लोग कॉपी को भी क्या करते हैं, कलेक्ट करके उसको मतलब बांधने में करते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है भाई। क्या लिमिट होती है कि अगर उस इलास्टिक से हम क्या करेंगे, इतना बड़ा एक बंच बांध रहे हैं तो बांधने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसी बंच को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं और उसमें इलास्टिक चलाएं तो नहीं चलती, और वो क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, अर्थात यदि वस्तु पर हम विरूपक बल प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक लगा देंगे तो वह वस्तु क्या होगी, अपनी अवस्था को सदैव के लिए चेंज कर देगी, अपनी अवस्था को हमेशा के लिए छोड़ देगी, यानी प्रत्यास्थता की सीमा को वो पार कर देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो ऐसा सभी में होता है, यानी प्रत्यास्थता की अपनी खुद की एक सीमा है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगा रहे हैं और वह विरूपक बल उसमें एक लिमिट तक, एक सीमा तक लगाया जाए तो उसमें ये प्रत्यास्थता का गुण रहता है। लेकिन जैसे ही उस वस्तु में ये बल हम प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक लगा देते हैं तो वह वस्तु क्या होती है कि इसके कारण, यानी विरूपक बल के कारण अपनी सीमा को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, और उसके बाद लौटकर वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आती है। ठीक है, अब बल लगाने से क्या होता है कि पदार्थ की आकृति बदलती है, पदार्थ की आकृति बदलती है, जिसे हम लोग कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। समझ में आ रही है? विकृति, विकृति क्या होता है इसको समझते हैं। कहता है विकृति का मतलब ये होता है कि जिस वस्तु पर हमने अभी बल लगाया है उस वस्तु पर लगाए गए बल के कारण उसकी आकृति में जो परिवर्तन हुआ वो पुराने वाले आकृति से कितने गुना हुआ, इसे हम लोग कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। तो अगर हम विकृति की परिभाषा पढ़ते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी है। एक प्रत्यास्थता में सबसे पहले हमारे पास आएगा विकृति, प्रत्यास्थता। ये सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं विकृति। ठीक, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के कारण उसके आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। यानी किसी वस्तु पर आरोपित, किसी वस्तु पर आरोपित, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण उसके आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होंगे इसको समझते हैं। कहता है मान लेते हैं कि अगर कोई तार है और उस तार पे हमने कोई विरूपक बल लगाया तो परिवर्तन केवल उसकी लंबाई में होगा। अगर कोई पाशा है, बॉल है, इस पे हमने कोई बल लगाया तो परिवर्तन पूरे आकार में होगा। और इसी प्रकार से मान लो किसी की अवस्था में हमने परिवर्तन करने की सोची तो उसमें एक कोणीय अपरूपण होगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे अपरूपण विकृति। तो इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि अगर हम ठोस वस्तुओं पे विकृति की बात करेंगे तो वो तीन प्रकार की। पहला होगा अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी होगी आयतन विकृति और तीसरी होगी अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होगा?
जरा ध्यान से समझना है। तो नंबर फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति कैसे? देखो मान लिया ये हमारे पास एक तार है और इस तार को हमने मुंह से बांध दिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा लटका दिया जिसका भार क्या है mg, और उसके लटकाने के कारण इसकी लंबाई, पहले इसकी लंबाई क्या थी l, अब इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई डेल्टा l। तो भाई लंबाई में वृद्धि होगी, अब लंबाई कितनी हो गई l प्लस डेल्टा l होगी। किसके कारण? इस वाले बल के कारण। ये इसका क्या हो गया, विरूपक बल हो गया। इसका क्या हो गया, विरूपक बल। अर्थात इस तार में इलास्टिक, मान लो भी इलास्टिक में हमने जैसे थोड़ा सा भार लटकाया, इसकी लंबाई बढ़ गई। अब इसकी लंबाई बढ़ गई तो किसके कारण बढ़ी, इस बल के कारण। इस बल के कारण इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे इसकी अनुदैर्ध्य विकृति। और यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र भी होगा, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होगा लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देख के बताओ यहाँ पर, अगर लंबाई में वृद्धि बात करें तो कितनी हो रही है डेल्टा है, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी है। तो ये जो आ गई वो हमारे पास आ गई अनुदैर्ध्य विकृति। क्या आ गई, अनुदैर्ध्य विकृति। नेक्स्ट अगली बात करते हैं जिसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आयतन विकृति। जिसकी बात करेंगे आयतन विकृति। आयतन विकृति का मतलब सिर्फ साफ है, तो नंबर सेकंड में पहले लिख लेते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारी एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को आपने थोड़ा सा ऊपर से बल लगाया, नीचे से बल लगाया, यहाँ से बल लगा दिया या यहाँ से बल लगाया। जैसे बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके आयतन में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये लगभग इतने आयतन को ग्रहण करेगी, ठीक है। तो पहले इसका आयतन क्या था v, और अब इसका आयतन कितना है, मान लिया डेल्टा v कम हो गया, तो अब नया आयतन कितना हो गया, जो भी हुआ उससे मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए नया आयतन जो हो गया वो v हो गया पहले, अब बाद वाला आयतन जो हो जाएगा वो v प्लस डेल्टा v। तो इसके आयतन में होने वाले परिवर्तन यानी v डेल्टा v और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग कहते हैं इसका आयतन विकृति। तो अगर हम यहाँ पर आयतन विकृति निकालते हैं तो आयतन विकृति भी वही होगा कि इसके आयतन में होने वाले परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या नाम दे दिया, आयतन विकृति, ठीक है। क्या नाम दे दिया, आयतन विकृति, ठीक। तीसरी बात करते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरूपण विकृति। क्या कहेंगे, अपरूपण विकृति, ठीक। देखो हम एक कॉमन सी बात कर सकते हैं, ये हमने बहुत बड़ा पासा ले लिया और इस पासे को हमने क्या किया, इस तरह से ठीक है। ये जो हिस्सा है वो हमारा रखा हुआ है सरफेस पर। अब सोचो कि आप इसमें से एक तरफ से थोड़ा सा बल लगाते हो, अब चूंकि भारी बहुत है तो ये सरफेस पे रखा हुआ है तो नीचे बल कम लगेगा, पहली बात। दूसरी सरफेस और इसके बीच में एक फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसकी वजह से एंटी खिसके रहेगी। अब आपने इस तो मान लो यहाँ पर एक बल लगाया और उस बल को क्या करेगा, इसका ये सिरा सबसे पहले क्या करेगा, सहन करेगा, और सहन करने के बाद यहाँ से जो होगा वो हल्का सा विस्थापित होगा कुछ इस तरह से, ठीक। ये वाला सिरा भी हल्का सा विस्थापित होगा कुछ इस तरह से, ठीक। साथ में क्या होगा, इसी के रेस्पेक्ट में ये वाला जो सिरा होगा वो भी हल्का सा विस्थापित होगा कुछ इस तरह से। और तब आप देखोगे कि ये एक नई आकृति को जो है वो क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस अवस्था में इसने अपनी प्रारंभिक अवस्था से जितना एंगल मेंटेन कर लिया वो एंगल हो गई इसकी अपरूपण विकृति, या हो गई अपरूपण विकृति, ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपरूपण विकृति होगी वो होगा एक कोण, और कोण बराबर आप सीधे से बता सकते हो लंब बटे क्या होता है, आधार। तो मान लिया ये जो विस्थापन हुआ वो कितना हो गया, x,
कितना हो गया x, और इसका जो आधार हो गया वो ये हो गया। तो ये वाली आपको जो भी भुजा दे दी जाएगी, अभी हमने मान लिया क्या है यहाँ पर y, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा x/y, इस अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों विकृतियों के बारे में आज समझा है। आराम से आप स्क्रीन पॉज करके इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़िए।